नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ 2022 का फूलपुर से विधानसभा की तैयारी कर रहे रावेंद्र मिश्रा उर्फ रवि जी हैं। रवि जी समाजवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और फूलपुर एरिया में बहुत ही, इलाहाबाद पूरे प्रयागराज में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हम इनसे तमाम राजनीतिक बात करेंगे। मिश्रा जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले आप एक पार्टी के अध्यक्ष थे, महासचिव थे, आप एक पार्टी चलाते थे। क्या वजह रही या क्या जो है परेशानियां पार्टी चलाने में आती हैं कि आपने समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया? मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी की जो विचारधारा थी जी, उस विचारधारा से समाजवादी पार्टी की विचारधारा मिलती थी जी, और उसी को समझते हुए हमने समर्थन किया है 2022 के लिए। समर्थन किया है आपने अपनी पार्टी नहीं, का समर्थन विलय किया है जी, समर्थन किया है कि 2022 में हम युवा मुख्यमंत्री के रूप में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को पुनः जो है 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं। हमारे पार्टी का यही मिशन था और यही मिशन है और यही मिशन आगे रहेगा। नहीं, जब आपकी पार्टी रही तो आप खुद सीएम के दावेदार रहे। वो ठीक है, पार्टी हमारी आज भी काम कर रही है, तमाम राज्यों में काम कर रही है, हमारे तमाम कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब आज हमारे 2022 के उत्तर प्रदेश के लिए 2022 विधान सभा चुनाव के लिए भी हमारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के साथ लग करके तन मन से लगे हुए हैं। अच्छा, आप ये बताइए, पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या जो है मुख्य बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, अब वो जनता नहीं रही जो पहले लोग करके बोल के वोट लेके चले जाते थे। अब जनता समझ चुकी है कि अब बोलने से काम नहीं चलेगा। जिस पार्टी में अच्छे अगर नेता नहीं है या अच्छी उनकी सोच नहीं है या अच्छे उनकी नीयत नहीं है या उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है तो कोई भी पार्टी हो अब भविष्य उनके अच्छे नहीं रहेंगे। हमारे माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी के अंदर हमने यही देखा कि इनके अंदर तीन चीज हमने देखा कि इनके अंदर इनकी विचारधारा बड़ी अच्छी आई, समझ में आया, इनकी नीयत अच्छी समझ में आई और इनकी नीयत और इनके कार्य करने का जो एक नेता हो, अच्छा नेता होना चाहिए, वो मैंने इनके अंदर देखा। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, हम एक चॉइस पसंद करते हैं। बिल्कुल। कपड़ा पहनते हैं तो वहां भी अपनी एक चॉइस रखते हैं कि क्या आज हम कपड़ा पहनेंगे। तो मेरा मानना है कि 2022 का चुनाव होने जा रहा है, वहां भी हमारे प्रदेश की जनता चॉइस करेगी। माननीय योगी जी, बहन मायावती जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, उसमें से भी चॉइस होगी। तो हमारे नेताजी को जनता इस बार पसंद कर रही है और 2022 की कुर्सी जनता उनको बैठाएगी। ठीक, आप फूलपुर विधानसभा से आवेदन किए हैं समाजवादी पार्टी में। कहा जाता है कि फूलपुर विधानसभा से अभी जो है प्रतापपुर के विधायक मुस्तफा सिद्दीकी भी शामिल सपा में हुए नहीं है, लेकिन सपा से ही लड़ने की उनकी उम्मीद है। मंसूर आलम पहले से थे, नगेंद्र पटेल पहले से थे और जो है क्या कहते हैं कि कई अन्य नाम ऐसे हैं। फूलपुर विधानसभा से रावेंद्र मिश्रा जी को टिकट मिलने के कितने चांस हैं? देखिए, मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के सामने जब मैं पहली बार गया तो उन्होंने हमसे पूछा कि मिश्रा जी आपकी शर्त क्या है हमारे साथ आने का और काम करने का। तो मैंने एक ही उनको शब्द सवाल उत्तर दिया कि माननीय जी, हमारी कोई शर्त नहीं है। हम युवा मुख्यमंत्री के रूप में 2022 के चुनाव में आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हम लोग कुर्सी पे स्थापित करना चाहते हैं, यही हमारी शर्त है। रही बात फूलपुर विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। किसे लड़ाते हैं, कहां से टिकट क्या देते हैं, ये उनका विषय है। हम पार्टी की सेवा करने आए हैं, पार्टी की सेवा करते रहेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि नहीं मिश्रा जी को चुनाव लड़ाया जाए फूलपुर विधानसभा से, तो हम पार्टी की सेवा करने के लिए, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा की करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपको क्या लगता है फूलपुर विधानसभा में आज मुख्य समस्या क्या है जिसको आप दूर करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ कॉलेज भी हैं, सड़कें भी हैं, पानी की भी व्यवस्था है। सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं, कई पंचवर्षीय चुनाव हुए,
बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, लेकिन आज तक फूलपुर विधानसभा में ऐसा कोई उद्योग नहीं दिया गया कि जहां हमारे 1000-2000 व्यक्ति नौकरी करें और अपने घर का चूल्हा जलावें और खुशहाल मनावें। आज हमारे क्षेत्र का हर व्यक्ति बॉम्बे, दिल्ली जाकर के तमाम बिजनेस व्यापार कर रहा है। मेरा अपना मानना है कि छोटी सी नाली, सड़क और हैंडपंप लगाने का ये हम विकास नहीं मानते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल। मैं इंश्योरेंस सेक्टर से आकर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। तुलापुर मेरा गांव है, विधानसभा मेरी फूलपुर है। मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ समाज की सेवा करते करते 100 लोगों को रोजगार दिया हूं एक छोटे से कॉलेज में। अगर वह दिन आता है तो आप मान लीजिएगा कि फूलपुर में सेकंड सफाई बनने में देर नहीं लगेगी सर, यहां विकास दिखेगा। क्योंकि यहां का नेता जीतने के बाद लखनऊ जाने के लिए सोचता है, व्यवस्थाएं बहुत हैं, फंड बहुत हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है सर। तो हम करने में विश्वास करते हैं। आपको क्या लगता है 2022 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक राजनीति कर रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और लोगों को जोड़ने का भी काम कर रही है, 2022 में आपको क्या लगता है बदलाव होगा या बीजेपी रह जाएगी? भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम अगर आज किया होता तो आज हमारे देश में या प्रदेश में जो बेरोजगारी फैली है मान्यवर, ये बिल्कुल ना रहती। भारतीय जनता पार्टी तो तोड़ने का काम करती है। हाँ, अब क्या बताएं कि 2022 में क्या होगा। आप ये मान चलिएगा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता इस चीज को समझ चुकी है और भाजपा के पाखंड को, भाजपा के जितने जुमलेबाजी वादे थे, सब जनता नकार कर रही है। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, अभी जैसे अभी लोकसभा में बसपा और सपा ने बड़ा गठबंधन किया था, वो तो कामयाब हुआ नहीं। अकेले लड़ने में कितना कामयाब होंगे आप लोग? हम अकेले लड़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारा शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सब परेशान है। और जब जब समाजवादी की सरकार थी मान्यवर, मैं आपको बता दे रहा हूं, हमेशा हमारे पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी, वो भी एक शिक्षक थे। शिक्षक के नाते शिक्षकों का दर्द वो समझते थे। आज 1,72,000 नौकरियां शिक्षा मित्रों की देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। जब जब हमारी सरकार थी, हमेशा शिक्षा, कर्मचारी, विद्यार्थियों को हमेशा ध्यान में रखा गया। मेरा सवाल यह है कि गठबंधन की राजनीति जब नहीं सफल हुई तो बगैर गठबंधन किए, जबकि कोई संभावना नहीं दिख रही है, कैसे समाजवादी पार्टी किस विश्वास पे? देखिए, इस बार हम जनता के बीच में अपने पूर्व में किए गए विकास के नाम पर चुनाव हम लड़ेंगे। और जो भी आपको विकास दिख रहा है समाजवादी का ही दिख रहा है। इन्होंने केवल सिर्फ हमारे किए हुए विकास को इन्होंने नामकरण बदला है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत बड़ा प्रश्न है। एक व्यक्ति बड़ा होता है कि स्टेट बड़ा होता है? बिल्कुल स्टेट बड़ा होता है। स्टेट बड़ा होता है। तो हमारे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की न्यू हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने रखा और यूनिवर्सिटी प्रयागराज में खोली गई। आज उसका नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया ब्रैकेट में कर दिया गया। ये सही है? आप बताइए, ये सही है? नहीं, ये तो सरकार की पॉलिसी होती है। क्या पॉलिसी होती है सर? अभी आप ही ने कहा कि स्टेट बड़ा होता है। स्टेट बड़ा होता है, सही कह रहे हैं आप। नाम बदलने की भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि बिना गठबंधन के आपको भरोसा है कि आप जो है हम इस बार जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को रखेंगे, पुराने किए हुए विकास की बात को रखेंगे। हाँ। और मैं सरकार फुल फ्लेश बनाऊंगा। छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सहयोग लेकर के, उनके साथ मिल करके हम सरकार बनाएंगे। गठबंधन को चुनाव के बाद सहयोग लेंगे या चुनाव के पहले? चुनाव के पहले हम ले लेंगे। अच्छा, आप एक चीज और बताइए। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो सेलेक्टिव कार्रवाई होती है। आखिर सेलेक्टिव कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए? अब ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कभी पहले भी था। समाजवाद ही एक ऐसी समाजवादी पार्टी है कि जो सबको लेके चलेगी। हमारे माननीय जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब कोई चुनाव आता है तो वहां पे वर्ग विशेष को अलग कर दिया जाता है। ये गलत है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हम समाजवाद हैं,
हम समाजवादी हैं, हर जात हर वर्ग के लोग हमारे पास हैं, ना कोई हम जात पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ना कोई धर्म पे लड़ने जा रहे हैं। हम सिर्फ प्रदेश के जो बेरोजगारी है, जो तमाम जो है विकास कार्य रुका हुआ है, हम उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम प्रयागराज पे नजर डालें तो कहने को तो बीजेपी के पास बहुत काम है कि हमने ये पुल बनवा दिए, वो पुल बनवा दिए, सड़कें चौड़ी हो गई, ये सारे काम विकास के नहीं हुए क्या? विकास का काम में फूलपुर में देखिए ओवरब्रिज बहुत जरूरी था, सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, नहीं बना, देखिए साल भर के अंदर बन गया। देखिए, ये सब भारत सरकार की योजनाएं हैं। भारत सरकार की योजनाएं में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगरा एक्सप्रेस इन्होंने बनाया, लखनऊ में इन्होंने मेट्रो चलवाया, लखनऊ में इन्होंने हाई कोर्ट बनवाया, लखनऊ में इन्होंने स्टेडियम बनवाया। नहीं, रविंद्र मिश्रा को तो फूलपुर से चुनाव लड़ना है, इसके बारे में बताइए। फूलपुर से हमने क्या कहा कि अभी हमारा कोई ऐसा निर्णय नहीं है, ये माननीय जी को तय करना है। अगर मुझे फूलपुर से लड़ाएंगे तो फूलपुर में एक उद्योग विकास की लहर आएगी। आपको दिखेगा कि फूलपुर में वास्तव में ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो वास्तव में विकास अब हो रहा है, वो विकास होगा। जनता चाह रही है सर कि अच्छे लोग आवे। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपराधियों पर नकेल कस दिया है। हाँ। तमाम ध्वस्तीकरण के काम हो रहे हैं, तमाम अपराधी डरे हुए हैं कि कब मेरा नंबर ना आ जाए, तो कानून व्यवस्था का डर तो लोगों में हो रहा है ना। देखिए, जितने भी ये मकान गिराए जा रहे हैं, मेरा इस पे साफ व्यू है कि गिराने से अच्छा होता कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी उसको स्वतः अपनी कस्टडी में, सरकार की कस्टडी में वो मकान ले लिए होते। नहीं तो मालिकाना हक तो जमीन का उसी का था ना। एक मिनट, अच्छा, आप मालिकाना हक कैसे आप कह रहे हैं? जो चीजें आवास विकास से भी आवंटित हैं उसको भी गिरा दिया जा रहा है। न्यायपालिका देख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। हमारा इस पे सीधा सीधा सा कहना है कि वो चीजें आप अपने कस्टडी में कर लिए होते, गिराने से अच्छा था उसमें अधिग्रहण कर लिए होते, कुछ उसमें कार्य होता, कुछ उसको आप धर्मशाला बना दिए होते, कुछ आपका रेवेन्यू उससे जनरेट होता, सरकार का फंड कुछ उससे आता। गिराने से नुकसान हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जमीन उसकी थी, जमीन तो उसकी है ही है। अगर वहां पे उसने गलत किया, आप काम कर रहे हैं, तो उस चीज को अपने कस्टडी में ले लिए होते। ईंट बालू ध्वस्त करने से क्या फायदा मिल रहा है? अच्छा, समाजवादी पार्टी पहले तो बहुत आंदोलन करती थी, जगह जगह आंदोलन करती थी, हल्ला बोल तो इसका बहुत फेमस है, लेकिन अब किसी मुद्दे पे उतना आंदोलन दिखती नहीं है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। अभी किसानों के मुद्दों में हमने बराबर में धरना कर रहा हूं, प्रदर्शन कर रहा हूं, जेल भरो आंदोलन मैंने किया 3-3 बार 4-4 बार। उसमें भी देखिए आप, लोकतंत्र का हनन किया गया। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कल कोई अगर पार्टी लोकतंत्र में प्रदर्शन करने जा रही तो उसको रात में ही पुलिस उस घर से उठवा लिया जाए। ये सर ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको लोकतंत्र में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है जनता के बीच में। लेकिन जितने भी अभी प्रदर्शन हम लोगों ने किया किसान मोर्चे पे, डेली एक दिन पहले फोर्स लगा करके हम लोगों को नजरबंद कर दिया गया, या तो उठा लिया गया या उठा करके पुलिस लाइन में डाल दिया गया। अच्छा, मैं प्रदेश की राजनीति पे बात करूं तो एक भागीदारी मोर्चा है जिसमें ओपी राजभर जी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, इन सारी पार्टियों का मिलके बना है। आपको नहीं लगता कि ओवैसी भी हैं और शिवपाल यादव जी भी हैं जो कभी समाजवादी पार्टी के नेता थे, आपको नहीं लगता कि भागीदारी मोर्चा से समाजवादी पार्टी को ही ज़्यादा नुकसान है? देखिए, वो तो हमारे माननीय नेताजी को उस पर विशेष निर्णय लेना है, कैसे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 2022 की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जनता इस चीज़ को अपने मुंह से जो है बयान कर रही है और चिल्ला रही है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री अगर होगा तो श्री अखिलेश यादव जी होंगे इस बार। ये जनता के बीच में आवाज आ रही है। ये रविंद्र मिश्रा जी का कॉन्फिडेंस है या पार्टी के संगठन का? ना पार्टी का संगठन का कॉन्फिडेंस है, ना रवि मिश्रा का, ये जनता का कॉन्फिडेंस है। जनता चिल्ला रही है सर कि हम साइकिल की सवारी करेंगे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? सर देखिए, पार्टियां सब अपने अपने दिमाग, अपने अपने विचार, अपनी अपनी जो है चीजें बाजार में या जनता के बीच में ले जाएंगी। सबका अपना अपना निर्णय होगा, अपना अपना लेआउट होगा, तो उसमें हमारा ज्यादा कुछ कहना नहीं है। अच्छा, वर्तमान विधायक फूलपुर से प्रवीण पटेल हैं जी। प्रवीण पटेल जी के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, विधायक जी 5 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, उनके विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए कि
भाजपा के कोई विधायक हैं भाई, रूलिंग पार्टी के हैं, लेकिन हाँ कभी रूलिंग पार्टी से डर लगता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। तभी तो उसी तो मैं बोल रहा हूं, बड़ा अफसोस होता है कि रूलिंग पार्टी के विधायक होने के बाद आज जो है शासन प्रशासन में विधायक कोई एनसीआर और एफआईआर अगर कराना होता है तो माननीय जी को रोड पे धरना देना पड़ता है। ये थोड़ा अफसोस की बात है। जिस एनसीआर ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जिस एफआईआर की बात कर रहे हैं आप, उस समय सांसद जो है वो नागेंद्र पटेल जी थे जी, वो भी उस धरने में शामिल थे, तो खाली विधायक जी का क्या दोष है? एक सांसद भी तो शामिल था। देखिए आपस में सब लोग क्षेत्रीय हैं, हो सकता है उनके उस पे चले गए हों, लेकिन मेरा इस पर इसलिए कहना था कि अगर एक विधायक एक एफआईआर के लिए अगर आप कहना चाह रहे हैं जनप्रतिनिधियों की सरकार में सुनी नहीं जा रही है और अच्छे से नहीं सुनी जा रही है। अगर सुनी जाती तो विधायक जी हमारे धरने पे क्यों बैठते हैं? वो एफआईआर हो गई होती। अरे भाई अगर एफआईआर गलत ही करा रहे थे तो आप विवेचना कर लिए होते। आप ये बताइए, चुनाव में धन बल और बाहुबल ये कितना जो है मतलब मायने रखता है? सर 2022 का चुनाव में ना तो धन चलेगा ना बाहुबल चलेगा। इसके सख्त खिलाफ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं कि हमें एक भी अपराधी को इस बार हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। अच्छा, अतीक फैक्टर कितना काम करेगा प्रयागराज के लिए? सर इस विषय पे हम नहीं ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं, चुनाव लड़ेंगी। अब किसी का फैक्टर नहीं चलेगा। जनता इस चीज़ को देख रही है कि हम सुरक्षित कहाँ हैं। चलिए मैं फूलपुर पर एक बार केंद्रित होता हूँ। मेरे 3 सवाल और हैं। पहला सवाल ये है कि फूलपुर के लिए आपने क्या योजनाएं बना के रखी हैं अपने दिमाग में, और आपके क्या मुद्दे होंगे जब आप विधानसभा लड़ेंगे? फूलपुर में हमारी 3-4 योजनाएं अभी से हैं। एक तो हमारे फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जो मैंने अपने सोचा है, हाँ बिल्कुल, हमारी सरकार बनेगी तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा इस चीज को, एक हॉस्पिटल की बहुत आवश्यकता है और बड़ा हॉस्पिटल फूलपुर विधानसभा में, और एक उद्योग ऐसा लगाऊंगा कि जहां 2 से 4-5 हजार रुपया 4-5 हजार लोग रोजगार पाएं। जैसे हमने एक कॉलेज बनाया तो आज यहाँ 100 लोग रोजगार हैं, तो ऐसे कुछ चीजें मैं माननीय जी के द्वारा करवाऊंगा कि वहां 2, 4, 5, 10 हजार लोग रोजगार पाएं। ये मेरा पहला मिशन होगा सर। जितनी भी सरकार की योजनाएं होंगी, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे लड़कियों की शादी ब्याह हो, सारी योजनाओं को सब एक एक घर में सबको उसका लाभ मैं दिलाऊंगा। ये मेरा विशेष जो है अभियान रहेगा, और युवाओं को ये मौका मिलेगा कि खेलने के लिए एक बढ़िया से बढ़िया एक स्टेडियम भी बनवाऊंगा। ये मेरा खुद का अपना सपना है। अभी दावेदार बहुत हैं और उसमें एक आप भी हैं, तो यदि जो है आपको मौका मिले तो आप भी चाहेंगे, अन्य भी चाहेंगे। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाता है तो क्या जो है रविंद्र मिश्रा उनका सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। हमने क्या कहा कि यह निर्णय हमारे माननीय जी को लेना है। माननीय जी हमें टिकट दें या ना दें वो मेरा विषय नहीं है। हम पार्टी की सेवा करने के लिए आए हैं। पार्टी में 2022 में अपनी मेहनत परिश्रम से जनता के बीच में जाकर के 2022 की सरकार बनाने के लिए हम आए। और अगर माननीय जी को लगता है नहीं रवि मिश्रा जी चुनाव फूलपुर से लड़ेंगे तो मैं उनके आदेश का मैं पालन करूंगा, चुनाव में लड़ूंगा। चलिए, आप शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं। हाँ। आज जो है शिक्षा जगत में क्या परेशानी दिख रही है आपको, या कुछ परेशानी नहीं है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कहने में, अभी बीएड की काउंसलिंग कराई गई, एससी एसटी के बच्चे, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया। ऐसे क्यों? उनको तो आरक्षण है, उनको हाँ, तो करना है। सही प्रश्न किया। पहले क्या होता था, पिछले साल तक ये होता आया है, अन्य सरकारों में भी होता आया है, इस सरकार में भी होता आया है। इस साल से इन्होंने क्या बदलाव कर दिया कि अब एससी एसटी का बच्चे का एडमिशन 0 बैलेंस पे कॉलेज में नहीं जाएगा। पहले क्या होता था कि बच्चा 0 बैलेंस पे एडमिशन ले करके अलॉटमेंट लेटर लेके विद्यालय जाता था, उसका एडमिशन हो जाता था, फिर बच्चे के खाते में पैसा जाता था तो पैसा निकल करके कॉलेज के अकाउंट में जाता था। इस व्यवस्था को इस बार जो है मना कर दिया गया, तो बच्चा छूट गया ना भाई। गरीब बच्चा कहां पाएगा 52,000 रुपया, नहीं ले पाया एडमिशन, आंसू गिराते हुए कॉलेज से बच्चे बाहर जा रहे थे। दूसरी चीज, बीटीसी का सत्र इस साल 0 कर दिया गया, बच्चे रोड पे रो रहे हैं, बलक बलक के रो रहे हैं। तो कोरोना की वजह से ऐसा हुआ? सर कोरोना के समय से ऐसा हुआ तो सारी पढ़ाइयां तो ऑनलाइन आप करा रहे हैं, बीएड की काउंसलिंग आपने करा दिया, तो बीटीसी क्यों नहीं करा दिया भाई काउंसलिंग?
सारा सिस्टम तो आपके पास है, रिजल्ट भी समय से सारे आ गए, लेकिन आपने सत्र 0 कर दिया। तो बच्चे 1 साल का उनका भविष्य खराब हुआ ना सर, ये शिक्षा। और दूसरी चीज, आपने बजट कम कर दिया वजीफा में, इतना आपने सिस्टम बना दिया इस बार के वजीफा में, ओटीपी का नंबर। अब बताइए, आपका पुराना नंबर जो है आपने लिया 3 साल पहले, वो नंबर आज गलत है, बंद हो गया, ओटीपी कहां जाएगी, बच्चा वजीफा कहां फॉर्म भर पाएगा? डिजिटल कर दिया इसको, दिक्कत आ रही है ना सर। अब देखिए 50% भी डेटा सरकार के पास नहीं पहुंच पाया है। मतलब बच्चे, गरीब बच्चे हमारे क्षेत्र के, क्या पूरे प्रदेश के क्षेत्र के बच्चे एक उम्मीद लगाए रहते हैं कि हम सरकार के सहारे से, वजीफा के पैसे से मेरी पढ़ाई हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है ये फैक्टर जो है राजनीति में असर डालेगा? बहुत डालेगा सर। पढ़े लिखे बच्चे जो है तमाम भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि साहब ये सब के साथ क्या हो रहा है। भाई हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जो सरकार आदेश कर रही है हम लोग पालन कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, अभी जो है स्नातक मंडल का चुनाव हुआ, हाँ, जिसमें समाजवादी पार्टी बनारस क्षेत्र और प्रयागराज मंडल भी इसने जीता ही है, झांसी प्रयागराज इलाहाबाद झांसी स्नातक मंडल को। क्या ये जो इलेक्शन में इसको विजय मिली है, ये 2022 के इलेक्शन में कुछ फैक्ट बहुत फैक्टर करेगा सर। इससे साबित कर दिया गया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको इनकार कर रहा है, नकार रहा है 2022 के लिए। तो वोट कितना होता है? फिर वही बात 1 सर, लाख 1.5 लाख। अरे हम कहते हैं 1.5 लाख क्या सर, वो वोट तो जो है एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है सर। एक वोट से सरकारें गिर जाती हैं सर, अटल बिहारी जी की गिर गई। एक वोट से सरकार गिर जाती है सर। ये कहां आप ऐसे कह रहे हैं कि एक इतने वोट से क्या होगा? भाई बनारस में क्या हुआ, अभी यही कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के हुए होते एमएलए महोदय, तो सारा चैनल चलाता दिखाता, वहां कोई टिप्पणी नहीं की गई कि उनके गढ़ में, माननीय मोदी जी सरकार के गढ़ में, वहां पे हमारा सपा का नेता जीत गया। उसको कोई नहीं दिखाया। इसलिए दिखाएंगे तो समझ में आएगा ना कि बुद्धिजीवी लोग इसमें अगर इनकार कर रहे हैं तो इसका फैक्टर पड़ेगा 2022 में। चलिए नेताजी, अंत में मेरा एक सवाल है। सवाल क्या है, आप फूलपुर की जनता को, प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रदेश की जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि 2022 में खुशहाली, विकास, तरक्की के लिए समस्त प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को वोट करेगी। फुल फ्लेश हमारी सरकार बनेगी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, फूलपुर का भी विकास होगा, पूरे प्रदेश का भी विकास होगा सर। मिश्रा जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जैसा कि देखा, फूलपुर से समाजवादी पार्टी के नेता राविंदर मिश्रा उर्फ रवि जी थे हमारे साथ, और रवि जी ने बताया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और आज जो भी छात्र, नौजवान, बेरोजगार है और उसको जो है उससे निजात मिलेगा। आपका कहना था कि सेलेक्टिव बीजेपी ने जो है वो समाज को तोड़ने का काम किया है, समाजवादी पार्टी हमेशा सरकार जोड़ने का काम करती है। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी को इजाज़त, देखते रहिए मनोज तिवारी।